हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूं। इससे पिछली वीडियो में मैंने इस चैप्टर में आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट और करंट अकाउंट और उसके कंपोनेंट के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैपिटल अकाउंट और ऑफिशियल रिजर्व्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपिटल अकाउंट। Capital account records receipts and payments of such transaction which cause an impact on asset liability status of a country are either raised or reduced। तो कैपिटल ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो होती हैं रसीट एंड पेमेंट से रिलेटेड, जिससे हमारी एसेट या लाइबिलिटी पे फ़र्क पड़ता है देश की, जहाँ तो वो रिड्यूस होती हैं या रेज होती हैं। इन अदर वर्ड्स, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस लीड टू फ्यूचर क्लेम्स। कन्फ्यूजन कई बार रहती है रेज्ड विद रिगार्ड टू द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी। तो इसमें कैपिटल गुड्स नहीं लेते हम, क्योंकि ये तो विजिबल आइटम्स हैं। ये प्लांट एंड मशीनरी विजिबल आइटम्स है, वो तो विजिबल ट्रेड में चले जाएगी। तो इसका आंसर क्या है? नो। ओके, लेट इट बी एब्सोल्युटली क्लियर दैट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड एज अ मर्चेंडाइज और विजिबल ट्रेड, चाहे फिर वो प्लांट एंड मशीनरी या कोई और कैपिटल एसेट है। क्योंकि अकाउंट्स में तो हम कैपिटल एसेट्स उनको बोलते हैं ना, फिक्स्ड एसेट्स को। ठीक है जी, कैपिटल अकाउंट मतलब कैपिटलाइज उसी को करते हैं हम। इन द करंट अकाउंट बैलेंस में चला जाता है ये सारा कुछ विजिबल ट्रेड। तो दस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स हैज नथिंग टू डू विद द कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो मैं आपको एक बार ये दोबारा बता दूं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी जो कैपिटल गुड्स होती हैं वो विजिबल ट्रेड होता है, वो कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में शामिल नहीं होता। ठीक है जी, वो करंट अकाउंट के अंडर आता है। टू मेक इट मोर क्लियर दैट द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड एज अ मर्चेंडाइज और विजिबल ट्रेड in the current account of the balance of payment. Thus, export and import of capital goods has nothing to do with the capital account of the balance of payment. So component क्या होते हैं? Two principal component of capital accounts are, पहला borrowing है, दूसरा foreign investment है। ठीक है जी, तो चलो आगे इसको डिस्कस करते हैं हम। बोरिंग आगे दो तरह की होती है, एक होती है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, एक होती है एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक्सटर्नल बोरिंग इज अवेलेबल एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्सटर्नल असिस्टेंट जो सहायता होती है अवेलेबल एट अ कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये तो आपको जब कई बार बोरिंग करनी पड़ती है अपनी डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, तो आपको जो इंटरनेशनल मार्केट में रेट चल रहा है उसके हिसाब से वो एक तरह का लोन ले रहे हो आप, या लोन पे कर दे रहे हो दूसरी कंट्रीज़ को। और असिस्टेंस का जिसका नाम ही मदद है, मदद तो कम रेट या कंसेशनल रेट पे ही मिलेगा आपको। ओके जी, बोरिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रेजेज आर लाइबिलिटी टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और इट इज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट आइटम इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस एंड पेमेंट। And borrowing to the rest of the world would be recorded as debit item of the capital account as it causes flow of foreign exchange from our country to the rest of the world। तो सिंपल बात ये है कि स्टूडेंट्स, बोरिंग दो तरह की होती है, एक होती है एक्सटर्नल और एक होती है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग और दूसरी होती है एक्सटर्नल असिस्टेंस। ये दोनों आउटफ्लो और इनफ्लो भी हो सकती है। यदि हम किसी कंट्री से ये लोन या असिस्टेंस लेते हैं तो पैसा हमारे देश में आ रहा है फॉरेन एक्सचेंज के रूप में, और यदि हम किसी और कंट्री को लोन या मदद दे रहे हैं तो पैसा जा रहा है। और जब पैसा आ रहा है तो वो क्रेडिट आइटम है, और जब पैसा हम किसी दूसरी कंट्री को दे रहे हैं तो वो आउटफ्लो है और वो डेबिट आइटम कहलाएगी, आउटफ्लो है। ठीक है जी। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपको पता है दो तरह से होती है, एक होती है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एक होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? इज बेसिकली रेफर्स टू द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। इट इज इन्वेस्टमेंट बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन फॉर्म ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स ऑफ द डोमेस्टिक कंपनीज। कि वो बाहर वाली कंपनी हमारे देश के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट करती हैं डोमेस्टिक कंपनीज में, उसको हम FII बोलते हैं।
और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? इट रिलेट्स टू ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेज बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब वो डायरेक्टली कोई बाहर वाली कंपनी आके हमारे देश में व्यापार कर रही है, बिजनेस खोल रही है, तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। यहाँ पे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में वो सिर्फ शेयर्स खरीद रहे हैं, बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, वो खुद काम करने नहीं आ रहे, हमारी कंपनीज के में इन्वेस्ट कर रहे हैं बाहर बैठे बैठे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। उसके बाद अदर component of capital account besides borrowing and investments are other component as under। पहला है NRI deposits। only such NRI deposits are to be considered which are made in the domestic economy। thus non-resident Indians should make deposit in India। it also need to be noted that money sent by the NRI to their families in India is treated as current transfer and are to be recorded in the current account of the balance of payment। only deposit held by the NRI in domestic economy are to be considered as component of capital account। तो NRI जो हमारे देश के लोग जो बाहर रहते हैं, वो यहाँ पे अगर पैसा भेज रहे हैं, एक तो पैसा वो करंट ट्रांसफर में चला जाएगा जो अपनी फैमिलीज को देते हैं, वो तो करंट अकाउंट में आ जाएगा, बट वो जो डिपॉजिट अपने देश में डोमेस्टिक इकोनॉमी में कर रहे हैं वो कैपिटल अकाउंट में आएंगे सिर्फ। ठीक है जी, एक तो ये NRI डिपॉजिट से पैसा आ गया। उसके बाद हम बात करेंगे बैंकिंग कैपिटल की। सो बैंकिंग कैपिटल इट रेफर्स टू द फॉरेन एसेट्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स ओइंग टू विड्रॉ डाउन ऑफ फॉरेन एसेट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनटू द डोमेस्टिक इकोनॉमी टेंड्स टू राइज। और वो यदि हमारे देश में पैसा लेके आ रहे हैं तो वो हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, इनफ्लो बढ़ेगा। उसके बाद शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? इट अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ इंटरनेशनल मार्केट परचेज इन द इंटरनेशनल मार्केट विदाउट मेकिंग इमीडिएट पेमेंट। ये एक तरह का सिंपल दो व्यापारियों के बीच में जैसे ट्रेड के करते समय, व्यापार करते समय, सामान खरीदते या बेचते समय उधार वाली ट्रांजैक्शन होती है, ये वही है। एक कंपनी या एक इंडिविजुअल एक देश का है और दूसरा इंडिविजुअल दूसरे देश का है, तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं। जब वो रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म डेट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वुड लीड टू आउटफ्लो। यदि हमारे देश का कोई नागरिक बाहर वाली कंपनी से सामान उधार खरीदने के वक्त उसको बाद में पेमेंट कर रहा है, तो वो आउटफ्लो हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अकॉर्डिंगली इट इज रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट विद नेगेटिव साइन। इनवर्ड फ्लो कब आएगा? जब हमारे देश का किसी व्यक्ति ने सामान बाहर बेचा है, सेल किया है, और वो उसको बाद में पैसे भेज रहा है, उधार वाले पैसे, तो हमारे लिए वो इनफ्लो हो जाएगा और वो पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा। ठीक है जी। तो स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? पहला है बोरिंग्स, दूसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तीसरा NRI डिपॉजिट, बैंकिंग कैपिटल एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट। तो पहले बोरिंग में मैंने आपको बताया कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, कमर्शियल बोरिंग एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस, राइट स्टूडेंट्स। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा, FII और FDI। और उसके बाद NRI डिपॉजिट्स, बैंकिंग कैपिटल और शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट्स। ठीक है जी। तो ये कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट होते हैं। जब हमारे देश में आ रहा है तो ये प्लस के साइन के साथ आएंगे, जब हमारे देश के लोग इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनी बाहर बोरो मतलब किसी और कंट्री को दे रही है तो फिर वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। ठीक है जी। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि ओवरऑल बैलेंस कैसे आएगा इन द इंडियन इकोनॉमी। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग सिस्टम ओवरऑल बैलेंस इज एस्टिमेटेड एज द सम टोटल ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस, दूसरा कैपिटल अकाउंट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट बैलेंस एंड तीसरा एरर्स एंड ओमिशन। तीसरा क्या है, एरर्स एंड ओमिशन। इन तीनों को हम सम टोटल करते हैं तो ओवरऑल बैलेंस कैसे आएगा, करंट अकाउंट बैलेंस मैंने जैसे बताया प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस और उसके बाद एरर एंड ओमिशन जो स्टैटिस्टिकल छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं उसको ऐड कर लो। ठीक है जी। तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट द ओवरऑल बैलेंस इज फाइनली रिफ्लेक्टेड इन द ऑफिशियल रिजर्व ऑफ द RBI। ओवरऑल बैलेंस किस में रिफ्लेक्ट करेगा, ऑफिशियल रिजर्व में। RBI इज द कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द कंट्री, ये हम सबको पता है। ऑल द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस इन द कंट्री आर रूटेड थ्रू RBI। जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज या से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, चाहे इंडिविजुअल करे, चाहे कंपनीज करे, चाहे गवर्नमेंट करे,
वो आरबीआई के थ्रू ही होती है। इफ ओवरऑल बैलेंस इज पॉजिटिव इट कॉजेज इंक्रीज इन द ऑफिशियल रिजर्व, मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा उस केस में। इफ ओवरऑल बैलेंस इज नेगेटिव इट कॉजेज डिक्रीज इन द ऑफिशियल रिजर्व, उस केस में इंपोर्ट हमारा ज्यादा, हमारा आउटफ्लो ज्यादा है फॉरेन एक्सचेंज का। समटाइम्स ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज शोन एज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट रादर देन अ सेपरेट अकाउंट। If official reserves are shown as a part of capital account balance of payment, then balance of payment always balances. यदि ऑफिशियल रिजर्व आर शोन ऑफ कैपिटल अकाउंट के बैलेंस के रूप में दिखाया जाएगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा टैली कर देगा, वो मीट करेगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद बिकॉज इंक्रीज इन द ऑफिशियल रिजर्व इज इंडिकेटेड बाय द नेगेटिव साइन while decrease is indicated by the positive sign. In case official reserves are not shown as a part of capital account, the official reserve account is separately presented and classified as below the line item. अगर वो टैली नहीं हो रहा तो उसको अलग से बिलो द लाइन आइटम के रूप में दिखाया जा सकता है। इन सच ए सिचुएशन द करंट एंड कैपिटल अकाउंट टुगेदर में बी शोन एज ए सरप्लस और डेफिसिट बैलेंस। और अगर सरप्लस दिखाना है तो किस तरीके से दिखाएंगे, करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस, सरप्लस दोनों का, व्हेन ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज नॉट पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, जब कैपिटल अकाउंट का पार्ट वो नहीं होता। और डेफिसिट कैसे आएगा, करंट अकाउंट का डेफिसिट प्लस कैपिटल अकाउंट का डेफिसिट व्हेन ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज नॉट पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट। एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज balances when official reserve account is a part of the capital account and therefore current account balance plus capital balance किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। बस स्टूडेंट्स ये छोटे सा ये एक तरीका है लिखने का, आप इसको कोई भारी भयंकर फॉर्मूला मत समझिए, सिर्फ बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है जी। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को बैलेंस कर लेना है बस, और कुछ नहीं करना, उन दोनों को ऐड कर लेना है। और वो अगर पॉजिटिव साइन के साथ है तो सरप्लस है, अगर नेगेटिव के साइन के साथ है तो डेफिसिट है, बस यही चीज़ है। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऑफिशियल रिजर्व को आरबीआई यूज़ कर लेती है, दैट्स इट। तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप मेरी वीडियोज़ को देख के अपने नोट्स बना लीजिए और रिविजन भी यहीं से कर लेना। बाकी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो हम अगली वीडियो में मैं सारा पोर्शन आपको ये करा दूंगा। ओके जी, डन।